तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से प्लीज एक बार कंफर्म करना, हो गया ना? हुआ है क्या रिकॉर्डिंग? ओके सर, ठीक है। अच्छा चलो सर, तो फिर आज बेसिकली जीएसटी क्लास है, तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के अंदर हम लोग आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और टॉपिक का नाम है सर जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। सर आप लोग जीएसटी का बेसिक क्लास अगर कर चुके हो और रिसेंट ट्रेंड में अगर आप लोग चार्ज ऑफ जीएसटी का क्लास कर चुके हो, तो एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों को बस बेसिक्स ऑफ जीएसटी एक बार कर लेना चाहिए। और फिर रिसेंट ट्रेंड में मैंने जैसे चार्ज ऑफ जीएसटी कंप्लीट किया था दुर्गा पूजा से पहले, तो जस्ट मैं अभी आपको एग्जेम्पशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर एग्जेम्पशंस क्या है? सर एग्जेम्पशन मतलब नॉर्मली जीएसटी चार्ज में क्या होता है, प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करके, ठीक है, उस पे जीएसटी दिया जाता है। जो भी बंदा सप्लाई करता है वो जीएसटी कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। और अगर कोई रिसिपेंट भी होता है, लाइक अगर आरसीएम कैटेगरीज में कोई आता है, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो सप्लायर है वो डायरेक्टली वो कलेक्ट करके जमा नहीं करता है, उल्टा क्या होता है, जो रिसिपेंट है वो खुद ही गवर्नमेंट के घर में जमा करते हैं। ऐसा कुछ अलग अलग सिनेरियो हम लोगों ने देखा है ना? जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट में जो लोग काम करते हैं, है ना, जो फॉरेन से जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, तो जो इंडिया का जो रिसिपेंट है वो बेसिकली ऐसा कर सकता है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हम लोगों ने रिसेंट ट्रेंड में देखा सर, है ना? नाउ क्वेश्चन इज दैट, आप सबको मेरा आवाज आ रहा है सर? आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है लग रहा है, किसी किसी का दिक्कत हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आना जाना चल रहा है। आई होप कि ये क्लियर हो जाए। बट अभी तक जो लोग हो क्लास में, क्या वो लोग कनेक्टेड हो? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके सर, है ठीक है। सर। ठीक है रोशनी। क्वेश्चन इज दैट कि जो बात मैं कर रहा था आपसे कि जीएसटी एग्जेम्पशंस में क्या बात करेंगे। सर एग्जेम्पशंस में तो बात ये करेंगे सर, कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विसेज ऐसा होता है जिसपे जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता, मतलब जिसमें जीएसटी नहीं लगता है सर। अब इसमें भी ना कुछ कैटेगरी होते हैं, कुछ होते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, कुछ होता है नील रेटेड, ठीक है, कुछ होता है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब वो एक्चुअली टैक्स पैरामीटर में आता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस हमें देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले एक ओवरव्यू बताऊंगा। स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना आप लोगों के साथ, कि क्या एक्चुअल में होता है, एग्जेम्पशंस के बारे में क्या आप बताना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसे जीएसटी के बारे में जब भी मार्केट में कोई खबर फैलता है, ये सबसे ज्यादा तो यही होता है कि जैसे आप लोग अगर कोरोना के टाइम पे अगर आप लोग ध्यान देते हो, कोरोना के टाइम पे जो कोरोना का मेडिसिन था, इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। स्पेशली जो कोरोना रिलेटेड जो दवाई हो रहा था, नॉर्मली मार्केट में जो मेडिसिन होते हैं उस पर एक जीएसटी लगता है। कुछ मेडिसिन है जिसमें, ज्यादातर मेडिसिन में 5% का जीएसटी का एक स्लैब था। कोरोना पीरियड में इस मैटर को लेके काफी डिस्कशंस हो रहा था कि क्या प्रोडक्ट कोरोना कोरोना की दवाई के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो किसी किसी का मानना था कि नहीं लगना चाहिए, जीएसटी फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने देखा कि जब गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ना उसको जीएसटी फ्री रखा था, तो क्या कर रहे हैं ना, वो बेसिकली ब्लैक मनी हो रहा था, मतलब बेसिकली उसको मैनिपुलेट करके दाम बढ़ा चढ़ा के दाम बता के बेचा जा रहा था। इवन टैक्स के नाम पे टैक्स ले भी ला रहा था, लेकिन टैक्स उसमें था नहीं। ऐसे डिफरेंट सिनेरियो इंडिया के अलग अलग जगह में, अलग अलग सिटीज में देखने को मिल रहा था। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, जीएसटी इस पे लगेगा, मिनिमम जीएसटी लगाया। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि किस पे जीएसटी लगना है, किस पे जीएसटी नहीं लगना है, ठीक है, ये डिसाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें कुछ गुड्स और कुछ सर्विस को जीएसटी से बाहर किया गया, या फिर नील रेटेड किया गया है। नील मतलब जीरो रेटेड, ठीक है। तो मुझे उसी के बीच में जो डिफरेंस है ना, एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड में क्या फर्क आता है, ये सब बात आपके साथ आज मैं शेयर करूँ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैं डिटेल्स भी बात करूंगा आपसे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों के साथ मैं थोड़ा डिटेल्स में जीएसटी एग्जेम्पशंस के बारे में बात करता हूँ। एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टॉपिक सर।
ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर टॉपिक। मैं इसका सेक्शंस, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है सारा डिटेल्स डिस्कस करने जाऊंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, एग्जेम्पशंस में जैसे गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब इसके बारे में भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस गुड्स को एग्जेम्प्ट किया गया जीएसटी से, किस सर्विस को जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया। ठीक है, एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जेम्पशंस फ्रॉम टैक्स, मतलब गवर्नमेंट का कितना पावर है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी पर्टिकुलर सर्विस को जीएसटी से बाहर रखे। ठीक है, ध्यान से समझना सर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी पर्टिकुलर सर्विस को जीएसटी से बाहर रखे, ये कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है सर, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का अर्निंग सोर्स है जीएसटी। और अगर किसी गुड्स पे या किसी किसी गुड्स पे या फिर किसी पर्टिकुलर सर्विस में गवर्नमेंट अगर जीएसटी हटा देता है, इसका प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसको होता है, आप ही बताओ। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से जीएसटी हटा दिया जाता है, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किसको आता है? प्लीज टेल मी सर, शेयर करें आपका एक्सपीरियंस, मतलब जो आप समझ रहे हैं वही बताइए सर। अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर सर्विस जीएसटी से एग्जेंट होता है, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट कहां पर जाता है? सर नो डाउट गवर्नमेंट रेवेन्यू में जाता है ना। जैसे गवर्नमेंट का जो बजट होता है, जिसके ऊपर बेस करके कंट्री चलता है, ठीक है, उसको हमेशा चिंता होता है रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, अब कहाँ से पैसा आएगा, अगर इसी को अगर गवर्नमेंट खुद रूल बना के रोक दे, तो गवर्नमेंट को ही सबसे बड़ा नुकसान है इसका, गवर्नमेंट को ही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। अब देखो ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से गवर्नमेंट 100 रुपीज में से 16 रुपीज कमाता है, मतलब 16% रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है जीएसटी से। और इसके अंदर भी गवर्नमेंट को कुछ एग्जेम्पशन देना पड़ता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर तो अगर गवर्नमेंट को ही प्रॉब्लम होगा तो फिर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन करेगा क्यों? सर ये नीड बेस्ड है, गवर्नमेंट एग्जेम्पशन अपने मर्जी से नहीं करता, वो जरूरत है, वो जरूरी है भारत जैसे देशों के लिए। इंडिया जैसा कंट्री जो काफी कॉम्प्लेक्स एक कंट्री है। सर कॉम्प्लेक्स क्यों? सर इंडिया ना कोई मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशंस में नहीं है, मतलब अगर हम लोग डेवलप कंट्री के साथ इंडिया का कंपेयर करें, तो भारत के साथ हम डेवलप या अंडर डेवलप किसी का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि भारत भारत का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है ना, इंडिया का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, ये बड़ा ही गजब का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है भारत में। सर भारत बहुत ही ज्यादा एक क्या बोलूं आपको, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एक कंट्री है ना, आपको पता होगा सर, आप लोगों को पता है कि इंडिया एक डेंसली पॉपुलेटेड एक पॉपुलेशन है। और इतना डेंसली पॉपुलेशन के साथ साथ डिफरेंट स्टेटा का पॉपुलेशन का ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास है, कुछ लोग पुअर है, कुछ लोग अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम भारत का इकोनॉमिकल सेक्शंस के ऊपर बेस करके, ऐसा सिचुएशंस दुनिया में हर देश में नहीं है सर। ज्यादातर देश में ना एक इक्विलिब्रियम सिचुएशंस है। आप कोई बोलेगा सर क्या भारत में ऐसा हमेशा से था? नहीं सर, ऐसा हमेशा से नहीं था। ये बीच का कुछ पीरियड है, लास्ट 500 ईयर्स का कुछ पीरियड है जो भारत को इस प्रॉब्लम में डाल दिया। ठीक है, अब सर मैं इतिहास में बात नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को जीएसटी कम और इतिहास क्लास ज्यादा लगेगा, तो मैं ज्यादा हिस्टोरिकल मतलब फैक्ट्स में जाना नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको बस एक बार जाने के लिए बोलूंगा, अगर हो सके तो एक बार आप भारत का इकोनॉमिकल स्टेटस चेक करें लास्ट 1000 ईयर्स का, तो आपको पता चलेगा कि भारत क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं था। इवन आपको बता के रखें सर, वर्ल्ड का जीडीपी का 30% से भी ज्यादा जीडीपी इंडिया अकेला बनाता था, वर्ल्ड लार्जेस्ट जीडीपी हुआ करता था आज से 1000 साल, मतलब हजार भी नहीं, मतलब अकबर के जमाने से जमाने तक, मतलब मुगल जो किंग था, मुगल सम्राट अकबर, एम्पेरर अकबर के टाइम तक इंडिया का जो जीडीपी था, मतलब फ्रॉम दी जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेके मैं बात कर रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेके अकबर का एरा तक, ठीक है, इंडिया मतलब एक अलग ही लेवल का इकोनॉमिक एक्सपीरियंस वर्ल्ड को दे के रखा है। इसके बारे में आप सर्वे करें, रिसर्च करें, आपको पता चलेगा। सो भारत को इतना हल्का से मत लीजिए। लेकिन सर प्रॉब्लम अभी का है, अब देखो पुराने बात करके खुशी होके फायदा नहीं है, हमें करंट प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। चाइना का भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना इस प्रॉब्लम को काफी काफी मतलब क्या बताए सर,
अच्छे से हैंडल कर रहा है, कंपेरेटिवली भारत से अच्छा कर रहा है। अभी तक चाइना का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिया से बेहतर, एटलीस्ट इस मुद्दे पे। अब मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई दुनिया में सभी कंट्री को पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा होगा तो ही वो डेवलपमेंट कर पाएगा, और जीएसटी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसी मुद्दे पे गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस पे जीएसटी हटा देता है ना, तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है। ठीक है, चलो। अब हम लोग तो सर पॉलिटिकल पार्टीज लोग, टीवी में रिपोर्टर लोग नारेबाजी करने में तो हमेशा एकदम माहिर है, बट ये लोग एक्चुअली पब्लिक को भड़काना पसंद करता है, ज्यादा समझाना नहीं। आज तक मैंने पॉलिटिकल लीडर बहुत कम देखा जो पब्लिक को समझाते हैं, भड़काते कम है। इवन न्यूज चैनल वाले, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग वाले हो या फिर थोड़ा शांत दिमाग से समझते हो, आप लोग सब दिमाग वाले हो, बट क्या है ना, हमारा दिमाग को कोई मैनिपुलेट करे ये अच्छा नहीं बात है सर। मतलब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों का, मैं देखता हूँ सर, जब भी मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोगों का दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, मतलब आप इजीली मैनिपुलेट हो जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको खुद सोचने का, समझने का एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा देश करेंटली ऐसे सिचुएशंस में जा रहा है कि इनका अपना थॉट प्रोसेस नहीं है, जो इनको बोला जाता है वही वो समझ लेता है, जो इसको समझा जाता है वही वो समझना चाहता है। ये प्रॉब्लम है देश का। ठीक है, जिस दिन आप देखेंगे कि कंट्री ये थॉट प्रोसेस से बाहर आ गया, उस दिन आप समझेंगे कि भारत एक कॉम्प्लेक्स कंट्री नहीं है, अब भारत बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशंस में आ गया, और उस सिचुएशंस में भारत अपना बुलंदी को छुएगा। बुलंदी समझते हो? बुलंद मतलब एकदम टॉप लेवल। ठीक है, जिस दिन भारत के लोग इंडिपेंडेंट थॉट रखने का ताकत रखेगा। प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में भारत के लोग, एवरेज लोग, मैं एवरेज पे बात कर रहा हूँ, एक दो का बात नहीं कर रहा, ऑन एन एवरेज भारत का लोग इंडिपेंडेंट थॉट नहीं रखता है। करेंटली जो कॉन्सेप्ट है, इनको जैसा बताया जाता है वो वैसा सोचता है, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज एंड न्यूज चैनल वाले, रिपोर्टर वाले। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो सर मुद्दे पे आते हैं, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब एग्जेम्पशंस को लेके एक्चुअली पॉलिटिकल मुद्दा खड़ा होता है, एग्जेम्पशंस को लेके पॉलिटिकल मुद्दा खड़ा हो जाता है, जैसे रिसेंट ट्रेंड में कुछ प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं था, उस पे जीएसटी लाया गया, उसको लेके पॉलिटिकली काफी ज्यादा बहसबाजी हुआ, न्यूज चैनल में भी बातचीत हुआ, होना भी चाहिए, वो अलग बात। मैं न्यूज चैनल में जो होता है ना, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं बस इस चीज के अगेंस्ट में हूँ, न्यूज वाले जो कुछ भी दिखाते हैं, जो भी नाटक करते हैं, अब हर नाटक को सही मत मानो यार, आपका खुद का भी दिमाग लगाओ कि वो स्टोरी सुना रहा है, मैनिपुलेट करना चाहता है आपको, उसके हिसाब से सोच, मतलब थॉट प्रोसेस करवाना चाहते हैं, अब उससे बच के रहियो। ठीक है, ये थोड़ा सा बच के रहना है और कुछ नहीं तो ऐसा हो जाता है कि जो दिखा रहे हैं वही सच है। ठीक है, आप दूसरा पहलू आपको दिखाता नहीं है ना। अब आगे बात करते हैं सर, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी है क्या? सर इतना पॉलिटिकल पॉलिटिकल बातें कहाँ से लाते हो आप? सर मैं खुद नहीं लाता, जो होता है वही बता रहा हूँ। Now question is that understanding the taxability also involves knowing whether the item is exempt or not under GST। मतलब जब हम लोग टैक्सेबिलिटी का बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल क्या सवाल है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर रखा जाए कि ना रखा। ठीक है, ड्यू टू द स्कोप ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज बीइंग वाइडेंड अंडर जीएसटी, धीरे धीरे जीएसटी का जो टैक्सेबल सप्लाई का जो एरिया है वो वाइड हो रहा है, वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है, बढ़ रहा है, वाइडेंड मतलब चौड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है। एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी हैव क्लियरली बीन डिफाइंड, और इसीलिए कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा सर्विस, कौन सा गुड्स और कौन सा सर्विस जीएसटी के बाहर होगा, ये भी क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। नॉट जस्ट नोइंग द एग्जेम्पशन लिस्ट, सिर्फ एग्जेम्पशन लिस्ट को देखने से बात नहीं होगा सर, बात को समझे। नॉट जस्ट नोइंग द एग्जेम्पशन लिस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि लिस्ट उठा लो देख लो भाई क्या एग्जेम्प्टेड है और क्या नहीं है, नॉट जस्ट दैट, but also understanding the implication of item being exempt is important as certain conditions are attached to it, like reversing the ITC etc। ठीक है, मतलब रिवर्स चार्ज लगता है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में करता है। आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैंने बहुत बात किया, इवन मैंने इसके बाद आप लोगों को एक चैप्टर कराऊंगा जो पूरा का पूरा आईटीसी में स्पेशलाइज्ड होने वाला है। अब ये आईटीसी मतलब कंपनी वाला आईटीसी नहीं सर,
ये आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो जीएसटी का सबसे हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो बात ऐसा है कि एग्जेम्पशंस के बारे में जानना मतलब सिर्फ लिस्ट खोल के देखना नहीं होता। ऐसे तो आप एग्जेम्पशन लिस्ट ओपन करना चाहोगे ना, आपको गूगल में कितना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जस्ट लिखो आप जीएसटी एग्जेम्पशन लिस्ट, आपको लाइन लग जाएगा सर लिस्ट का। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लॉग है इसके ऊपर जिसमें आपको एग्जेम्पशंस के कौन सा प्रोडक्ट एग्जेम्पशन है ये देखो। मैं आपको भी ये नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा। मैं नोट्स के अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि एग्जेम्पशंस का पूरा लिस्ट है। जैसे एकदम स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ भी आपको मिलेगा, जैसे लाइव फिश, फ्रेश मिल्क, पोटैटोज, ठीक है, ग्रेप्स, इंडियन नेशनल फ्लैग, प्लास्टिक बैंगल्स एटसेट्रा। ये सब में जीएसटी नहीं है। ठीक है, तो नॉट जस्ट दिस थिंग्स, इसका लंबा लिस्ट है। ठीक है, और लिस्ट का कोड भी होता है सर। ठीक है, तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट कि किस पे जीएसटी है और किस पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, जैसे देखो कॉमन सेंस में लाइव एनिमल्स में ये एग्जेम्प्टेड है। लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन गुड्स जिसमें जीएसटी नहीं लगता, जैसे लाइव एनिमल में जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, एसेस, काउज, sheep, goat, poultry, etc. Meat, fresh and frozen meat of sheep, cows, goats, pigs, horses, etc. Fish, fresh or frozen fish. Natural product, honey, fresh and pasteurized, cheese, eggs, etc. Live trees and plants, bulbs, roots, flower, foliage, etc. Vegetables में tomatoes, potatoes, onions, etc. Fruits में bananas, grapes, apples, etc. Dry fruits, cashew nuts, walnuts, etc. टी, कॉफी, अच्छा ड्राई फ्रूट्स में भी ना देखना पड़ेगा कि वो क्या लूज में है कि पैकेज में है, ये सब का भी एक्सेप्शनल एरिया है। ठीक है, अगर पैकेज होके ब्रांडिंग हो जाता है ना तो उस पर जीएसटी लग जाता है। ठीक है, तो ये सब देखना पड़ेगा दूध के अंदर। ठीक है, इवन वेजिटेबल्स के अंदर भी अगर वो पैकेज होके ब्रांडिंग हो जाएगा ना तो उसमें जीएसटी लग जाएगा। सीड्स, फ्लावर सीड्स, ऑयल सीड्स, सेरियल हस्क एटसेट्रा, शुगर, जैगरी एटसेट्रा। शुगर जैगरी में भी अगर ये पैकेज होके ब्रांडिंग हो जाएगा ना उसका नेचर बदल जाता है। वाटर में मिनरल वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर एटसेट्रा। बेक्ड गुड्स, ब्रेड, पिज्जा बेस, पफ्ड राइस एटसेट्रा। फॉसिल फ्यूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ह्यूमन ब्लड, कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, फर्टिलाइजर, गुड्स एंड ऑर्गेनिक मेनियर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बिंदी, काजल, कुमकुम। ठीक है, जो भारत में औरत का शान होता है सर। ठीक है, वेस्ट, सीवेज, स्लज, म्यूनिसिपल वेस्ट एटसेट्रा। ऑर्नामेंट्स में प्लास्टिक, ग्लास बैंगल्स, बैंगल्स एटसेट्रा। न्यूज प्रिंट में जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ठीक है, एनवेलप, रूपी नोट्स एटसेट्रा। प्रिंटेड आइटम में प्रिंटेड बुक, न्यूज़पेपर, मैप्स एटसेट्रा। फैब्रिक्स में रॉ सिल्क, सिल्क और कोकोन, खादी एटसेट्रा। हैंड टूल्स में स्पेड, हैमर एटसेट्रा। पॉटरी में आर्टन पॉट्स, क्ले लैम्प्स एटसेट्रा। मतलब आप समझ रहे हो, लंबा लिस्ट है, लंबा लिस्ट है। ठीक है, ये सब में जीएसटी नहीं आता। ठीक है, अब सर ठीक है वो तो समझ में आ ही रहा है, हाँ आ जाएगा सर, ये समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसका इम्प्लीकेशन समझना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब ये लिस्ट अगर जो लोग मार्केट में जीएसटी का काम करते हैं ना, जो बिजनेसमैन या जो भी एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो प्रैक्टिसिंग में है दे नो एवरीथिंग बिकॉज दे आर ऑलवेज हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उनके लिए काफी इजी हो जाता है इसको जानना। नाउ क्वेश्चन इज दैट, लेकिन जान के इसका इम्प्लीकेशन को यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ऑल्सो व्हाट कैन बी नील रेटेड टुडे, पॉइंट टू बी नोटेड, what can be nil rated today may become charged a higher rate of tax in the future। आज जो नील में है, नील मतलब जीरो रेट में है, कल उसमें हाई रेट ऑफ टैक्स आ सकता है। Hence clearly demarking the various terms, इसमें आपको कुछ टर्म समझना होगा। मार्केट में ऐसे सिचुएशन चलते हैं, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, जीरो रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज। ये तीन चार चीज जो है ना ये अलग चीज है। नील रेटेड का मतलब अलग, एग्जेम्प्ट का मतलब अलग, समझे सर, मतलब अलग है इसका। जीरो रेटेड का मतलब अलग है एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज का भी मतलब अलग है। रीड थ्रू एंड गेट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशंस। मैं इसका एक पूरा डिटेल्स लिस्ट आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा। ठीक है, ताकि कौन से गुड्स में जीएसटी है किस में नहीं है आपको जानकारी मिले।
But before that, what is exempt supply? The big question of the day. Exempt supply comprise the following three types of supplies. Exempt supplies के अंदर ये तीन तरह का सप्लाई आ जाता है. अगर आप ऐसा सप्लाई करते हो जिसमें नील रेट ऑफ टैक्स है या 0% टैक्स है, सप्लाईज दैट आर होली और पर्शियली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीजीएसटी, या तो पूरा का पूरा या फिर पर्शियल एग्जेम्पशन है, या तो सीजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी बाय वे ऑफ नोटिफाइंग अमेंडिंग सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. दोनों एक्ट अलग है, इसीलिए अलग अलग सेक्शंस भी है. नॉन टैक्सेबल सप्लाईज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 78. सेक्शन याद करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग आम नहीं खास बनने जा रहे हो, है ना. अब खास इंसान को थोड़ा याद करना पड़ता है. 2 सबसेक्शन 78 के तहत नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को बोला गया है. सप्लाईज दैट आर नॉट टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट. इसमें क्या आता है सर? जैसे मानो कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. हाँ, वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट ना सर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? दारू रे बाबा, दारू, है ना. जिसको हम लोग मौत भी बोलते हैं, दारू भी बोलते हैं, अल्कोहल भी बोलते हैं ज्यादातर केस में. लेकिन जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, इस पे जीएसटी नहीं लगता. तब तो सस्ता होगा. अरे नहीं रे बाबा, ये अल्कोहलिक लिकर पे स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाता है. स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाता है और अपने मर्जी से वैट लगा के अच्छा खासा इनकम करते हैं. ठीक है. और जीएसटी परव्यू में नहीं है. ये बेसिकली गवर्नमेंट को एक स्पेशल, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर देके ये ह्यूमन कंजम्पशन वाला लेकर पे, मतलब नशा का चीज पे एक स्पेशल पावर दिया गया कि भाई लगाओ, लोगों को और दारू पिलाने के लिए बोलो, ठीक है, और इस पे ज्यादा टैक्स लगाओ, तो ताकि सरकार को ज्यादा पैसा मिले. ठीक है. मतलब जीएसटी में रेट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो लोग नशा करते हैं लीकर का, उनके लिए ज्यादा रेट का क्या फर्क पड़ता है सर? नशा जो लोग चीज का करता है ना, नशा का चीज जो होता है ना, उसमें लोग ज्यादा दाम देके भी लेने के लिए रेडी होता है. सो टैक्स नीड नॉट बी पेड ऑन दिस सप्लाईज. ठीक है. इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज विल बी अवेलेबल, विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन और सेट ऑफ. पॉइंट टू बी नोटेड. अगर आप एग्जाम सप्लाईज करते हो तो एग्जाम सप्लाईज में जितना आपका आईटीसी का कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आप जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो वो नील रेटेड है या एग्जेम्प्टेड में, तो उसका आईटीसी यूटिलाइजेशन एडजस्ट करना पड़ता है, वो नहीं मिलता. लेकिन इसका कैलकुलेशंस है, मैं आपको कैलकुलेशंस करके भी दिखाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कि किस तरह से एग्जेम्प्टेड गुड्स का इनपुट क्रेडिट एडजस्ट होता है. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, आईटीसी हम लोग एडजस्ट करते हैं ना सर. आई होप कि आप लोगों को आईटीसी के बारे में याद है सर, है ना. मैं इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूँ. हेलो सर, बोलो, याद आ रहा है आईटीसी का कॉन्सेप्ट? यस सर. है ना. नाउ क्वेश्चन इज दैट जब आप एग्जेम्प्टेड गुड्स के बारे में जान जाओगे, मतलब अगर आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी बीच में होता है तो उसको कैसे साइड करना है ये भी आपको जानना है. ठीक है. तो उसके लिए कैलकुलेशंस है, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स. हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो क्या? यस टेल मी. किसी का अनम्यूट हुआ, बोलो सर. ओके सर, ठीक है. तो जीरो रेटेड सप्लाईज, जीरो रेटेड जैसे कि मानो एक्सपोर्ट्स, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में पता है आप लोगों को कि हमारा देश एक्सपोर्ट में क्या करता है? एक्सपोर्ट में ना टैक्स को छूट दे देता है, पता है आप लोगों को. लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे रेट लगाया सर, एक्सपोर्ट रेट चार्ट. नॉर्मली इंडिया में एक्सपोर्ट रेट 0 होता है सर, ज्यादातर केस में. ठीक है, ज्यादातर केस में. लेकिन जब जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ता है, गवर्नमेंट क्या करता है जानते हो? कुछ प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट रेट लगा देता है. क्यों? ऐसे एक्सपोर्ट करना देश के लिए अच्छा होता है. ऐसे एक्सपोर्ट रेट का एक लिस्ट आएगा, मैं आपको शेयर करूंगा. देखते हैं मिल जाता है कि, अगर सरकारी साइट से मिल जाता है. ये देख सकते हैं आप कि भारत ने 2000 अगस्त 2022 में कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया. ठीक है. 26.68 बिलियन का डेफिसिट है. 2021 में भारत ने ज्यादा इंपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए डेफिसिट थोड़ा कम था.
लेकिन इस बार इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है सर, ठीक है, इसीलिए डिफिसिट रहेगा। तो देश जितना एक्सपोर्ट करता है ना सर, एक्सपोर्ट पे देश का रेवेन्यू बढ़ता है। हम लोग डॉलर में कमा के लाते हैं, और जितना इंपोर्ट करते हैं उतना हमें मतलब कम दाम में बेचना पड़ता है और हमें ज्यादा दाम में खरीदना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपको ये भी देख रहा होगा कि क्या क्या कमोडिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस साइड से बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन से चीजें भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे इंजीनियर्ड गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स ज्वेलरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आरएमजी एंड ऑल टेक्सटाइल्स, राइस। रिसेंटली सर राइस पे भारत पे पाबंदी लगाया गया रिसेंटली, क्योंकि एग्रीकल्चरल लेवल में थोड़ा सा डेफिसिट हुआ है सर, क्योंकि मानसून बहुत ही ज्यादा इधर उधर हुआ है, मतलब अनइवन मानसून बोलते हैं उसको। ऐसा नहीं कि मानसून हुआ नहीं है, मानसून हुआ है, बट जहां होना चाहिए वहां नहीं हुआ है, जहां होना है वहां हो गया, नहीं होना है वहां हो गया है, ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अनइवन मानसून के कारण जहां पर ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है उस एरिया में नहीं हुआ है, एंड इसके लिए राइस में प्रोडक्शन का कमी हुआ है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि देश भूखा मर जाए, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बैन तो नहीं कर सकता, तो एक्सपोर्ट में रेट लगा देता है। बट ज्यादातर केस में एक्सपोर्ट में जीरो रेट लगता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, वो भी डॉलर में, वो भी उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, भारत का बढ़ता है सर। ठीक है, तो ये अगर आप लोग गवर्नमेंट साइट को थोड़ा रिसर्च करोगे ना, तो भारत कौन से ईयर में क्या, कौन से पर्टिकुलर मंथ में कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है, आप सारा डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में सब कुछ हमारे हाथ में है सर। हम चाहे तो देश के बारे में जानकारी लेना बहुत आसान है, क्योंकि डेटा आजकल इजीली अवेलेबल है, और गवर्नमेंट ये सब डेटा अपलोड भी करता है अपने साइट में, और हमें इसका सुविधा उठाना चाहिए। क्यों सर, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए ही नहीं, आपको रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ रूबरू कराता है। रूबरू समझते हो ना, मतलब आपको बताता है कि भाई देखो ये देश का हालत, अब आप देखो कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर देश का एक्सपोर्ट कम है तो आप देश का एक्सपोर्ट को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो, आप न्यू न्यू बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, लोगों को इनोवेशन करने के लिए बोल सकते हो। भारत का कौन सा चीज बाहर में ज्यादा डिमांड हो सकता है, या मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में भारत का क्या चीज डिमांडिंग है, अब इसका रिसर्च करो, सर्वे करो। और भारत के पास क्या नहीं है क्या, भारत के पास हर चीज है। पॉइंट ये है कि ना भारत का लोग ना देखना नहीं चाहता, बड़ा स्लो हो गए हम लोग। ऐसे चाइना को देखो ना, मोबाइल बनाता है और हमें बेचता है। क्या हम लोग मोबाइल बना के दूसरे को नहीं बेच सकता? कि इतना डब्बा है हमारा दिमाग? आप ही लोग बताइए ना मुझे, क्या हमारा दिमाग इतना डब्बा है कि ये चाइना वाले लोग ओप्पो बनाएगा, वीवो बनाएगा, हाँ रियलमी बनाएगा, जाओमी बनाएगा, और हम लोग बस सेल्फी खींचेंगे दुर्गा पूजा में? ये दिन कब आएगा जब भारत का मोबाइल फोन भारत के बाहर जाएगा और उसका वहां का लोग उनके फेस्टिव में सेल्फी खींचेगा? ये दिन कब होने वाला है सर? आपको पता है भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिकल। आपको दिखा देता हूँ मैं, चलो देखते हैं। इंपोर्ट में टॉप मेजर एक्सपोर्ट्स, ये देखो, ये देखो सर, आप भी देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, ये रिसेंट रिपोर्ट है, इट्स अ वेरी वेरी रिसेंट रिपोर्ट। भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि भारत के पास इतना तेल नहीं है। ठीक है, तो भारत को पेट्रोल क्रूड तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। बट सेकंड में देखो, अब देखो पेट्रोल क्रूड तो नेचुरल चीजें हैं। हाँ सर, पेट्रोल क्रूड तो नेचुरल चीजें हैं, इस पे तो किसी का हाथ नहीं है ना। अब किसके मिट्टी के नीचे पेट्रोल होगा, मतलब क्रूड होगा, और किसके मिट्टी के नीचे पानी होगा, ये तो ऊपर वाला तय करता है। और ऐसे देखो 1930 से पहले भी अरबियन नेशंस में या अफ्रीकन नेशंस में तेल मिलता था, बट किसी को पता नहीं था उस तेल से कुछ हो सकता है। भारत ऑलवेज एक फर्टाइल लैंड है, ऑलवेज एक उपजाऊ कंट्री है। तो भारत का जैसे आज अगर दुबई के जैसे कंट्री को अगर आप देखते हो ना, ये भारत से ही आधा से ज्यादा सब्जी खाता है, मतलब भारत का सब्जी इनके पास जाता है। आपको पता है इंडियन वेजिटेबल्स का, इंडियन फ्रूट्स का, इंडियन राइस का मार्केट डिमांड कितना हाई है? भारत एप्पल प्रोडक्शन में भी वर्ल्ड में सेकंड में आता है, चाइना के बाद। आपको जान के अच्छा लगेगा।
हमारे देश में जो है हिमाचल, अरुणाचल, कश्मीर, यहाँ जितना एप्पल बनता है ना, यूरोप को मतलब यूरोप को हम लोग बेच सकते हैं, और वो ऐसा ही होता है। हमारे पास जो एप्पल आता है ना कश्मीर का, वो सबसे लो क्वालिटी वाला एप्पल हम लोग मार्केट में देखते हैं। जो गुड क्वालिटी एप्पल होते हैं, हिमाचल का, कश्मीर का, अरुणाचल का, उत्तराखंड का, ऑरेंज एप्पल, ये सब चला जाता है एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि ज्यादा दाम मिलता है, बिजनेस अच्छा होता है, देश को पैसा मिलता है। टी, चाय में तो हम लोग अच्छा है ही, इवन कॉफी में भी भारत बहुत अच्छा करता है। और भी चीजें हैं, गन्ना, मतलब शुगर केन, देयर आर वेराइटीज ऑफ चीजें, मैं आपको बोल के खत्म नहीं। भारत का मसाला, स्पाइसेस है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ, कैडामोम से लेके सिनामोन से लेके डिफरेंट क्यूमिन वगैरह, हर चीज मसाला में तो भारत, इवन हल्दी, हल्दी मतलब क्या, क्या बोलते हैं हल्दी को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं सर? टर्मरिक, ठीक है। मतलब डिफरेंट, भारत मसाला के लिए जाना जाता है, स्पेशली मालाबार, मालाबार हिल्स, मालाबार हिल्स जानते हो आप लोग? अरे सर, भारत को जानो तब ना आप समझोगे कि भारत में कहाँ क्या मिलता है। भारत का ये तो मालाबार हिल्स है। ये जो केरला का जो ये जोन है ना सर, एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स का एक हिस्से को मालाबार रीजन कहा जाता है। और वो मालाबार रीजन जो है ना, वो मसाला के लिए जाना जाता है। वास्को डा गामा 1498 में इसीलिए तो इधर आया था, और इधर आके उसको पता चल गया था। और ये जो कोची, ठीक है, ये जो कोची है ना, ये सब जगह तभी बना था क्योंकि ये सब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करता था, स्पेशली पोर्तुगीज। तब ब्रिटिश नहीं आया था, मैं 1400 का बात कर रहा हूँ आपसे। ये जो कोची एरिया है, फिर आपका उस जगह का नाम क्या है, एक जगह है सर, इसके बारे में मैं क्लास में बताता रहता हूँ। वास्को डा गामा जहाँ पर आया था, उसका एक उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ फॉर एनी रीजन, जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेसिकली ये जो मालाबार रीजन है ना, ये मसाला के लिए जाना जाता है, ठीक है, और डायमंड के लिए भी जाना जाता है, मतलब वहाँ पर डायमंड इंडस्ट्री भी बड़ा फेमस है। सो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि देश को समझोगे तो देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब समझ जाओगे। लेकिन दुख का बात यह है सर, दुख का बात इसलिए इसलिए मैं दुख बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करता है, जो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक हो जाए। कहाँ चला गया रिपोर्ट हमारा? सर आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है सर? Yes, sir. एक सेकंड रुको, कहाँ चला गया रिपोर्ट? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भारत का इंपोर्ट वैल्यू देखो आप। 2021 में हम लोग 5,923 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट किया था। 2022 में 7,277, और इंपोर्ट बढ़ रहा है, और इंपोर्ट बढ़ रहा है। मतलब मेरा एक ही मन का इच्छा मानो, मेरा नहीं, कोई भी जो इकोनॉमी को समझता है वो बस यही बोलेगा कि भाई हम लोग थोड़ा अगर कोशिश करके जो चीज हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, इतना भी डब्बा दिमाग नहीं है हम लोगों का, ठीक है, जो चीज हम कर सकते हैं एटलीस्ट उस पर डेवलपमेंट करें। क्योंकि इंपोर्ट जिस दिन ज्यादा, एटलीस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिमिलर लेवल में आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि एक्सपोर्ट ही ज्यादा होना चाहिए, समय लगेगा बहुत, अभी आधा आधा हालत है। करंट सिचुएशन इज 50% कम है एक्सपोर्ट हमारा। क्वेश्चन इज दैट कि अगर कम से कम हम लोग बराबर का कर दे, 50%, 50-50 हो जाए, तो भी मान लेना कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर एक्चुअली इंपोर्ट करने से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है। हमारा जो टैक्स का पैसा है ना, या जो फॉरेन रिजर्व होता है, ये फॉरेन रिजर्व से ही एक्चुअली इंपोर्ट किया जाता है। हम लोग एक्सपोर्ट करके जो रिजर्व कमाते हैं, वो रिजर्व कमा हुआ रिजर्व से ही एक्चुअली इंपोर्ट में उसको खर्चा किया जाता है। भारत एक्सपोर्ट करके जो कमाता है उसी से तेल खरीद लेता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। जैसे रिसेंट श्रीलंका क्राइसिस क्या हुआ, श्रीलंका के पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन श्रीलंका के पास रिजर्व खाली हो गया था। अब रिजर्व खाली होने के कारण जब न्यू परचेस करना होता है ना, तो उसके पास घर से पैसा देना पड़ रहा था। ये प्रॉब्लम है उसका। और भारत का भी प्रॉब्लम क्या है कि भारत जितना कमाता है ना एक्सपोर्ट करके, वो सारा इंपोर्ट में निकल जाता है। सर बात यह है कि जिस दिन भारत अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा, रिजर्व मतलब फॉरेक्स रिजर्व का पैसा जन कल्याण में यूज कर पाएगा, मतलब डेवलपमेंट में यूज कर पाएगा,
उस दिन भारत को एक अलग ही लेवल पे देख पाओगे आप। वो दिन दूर नहीं है, बट समय लगेगा सर। आई होप आप लोग बात समझ पा रहे हो। सो इंडिया में एक्सपोर्ट नॉर्मली जीरो रेटेड, ठीक है, तो सप्लाई वो भी तो है। तो जीरो रेटेड सप्लाई सच एज एक्सपोर्ट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाईज टैक्सेबल एट नील रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू ग्रांट एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। ये जो जीएसटी से एग्जेम्पशन किसको देना है और किसको नहीं देना है, इसका पावर किसके हाथ में है? सेंट्रल को है, स्टेट को है। मैं इसका डिटेल सेक्शन वाइज डिस्कस भी करूंगा, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूं अभी। द कंडीशन फॉर ग्रांटिंग एन एग्जेम्पशन, पहला बात है कि क्या कंडीशन क्या होता है। गवर्नमेंट तो एग्जेम्पशन करने से गवर्नमेंट को तो नुकसान है, फिर भी गवर्नमेंट क्यों देगा? पहला बात, एग्जेम्पशन शुड बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के भलाई के लिए देना पड़ता है। भाई वे ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन देके फिर उस पर चार्ज करता है। जो भी करेगा जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है। जीएसटी काउंसिल हर हर क्वार्टर में मीट करता है, जानते हो ना आप लोग? हाँ सर, हमारा जो जीएसटी काउंसिल है उसका मीटिंग होता रहता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर्स होते हैं, सेंट्रल का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनके साथ मीटिंग होता रहता है। ये जीएसटी काउंसिल के साइट है, आप जाके चाहो चाहो तो देख सकते हो। जिसका हेड है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमन जी। देखो कितना अलर्ट दे रहा है जीएसटी काउंसिल ना, इधर में टेलीफोनिक कॉल छोड़ो सकूँ सर, ठीक है। आप चाहो तो काउंसिल मीटिंग के डिटेल्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको जीएसटी रिलेटेड अपडेट का सारा खबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेटेस्ट में 46th जनरल मीटिंग का, काउंसिल मीटिंग का डिटेल्स है, ठीक है। और भी उसके बाद भी हुआ है, ठीक है। ये जनरल मीटिंग का है, आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड करके मीटिंग में क्या डिस्कस कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, ये सब डिसीजन बारे सारा चीज यहाँ पर, एजेंडा क्या है, डिसीजन क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाल के आप इसको शॉर्ट में भी पढ़ सकते हो। मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ सर, बाकी आपके ऊपर है कि आप रिसर्च करोगे कि सर्वे करोगे कि जरूरत के हिसाब से अपना डेवलपमेंट करोगे कि नहीं, ठीक है। चलो, वेरी गुड सर। तो जो कुछ भी होता है जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे होता है। एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन और कंडीशनल एग्जेम्पशंस मे बी फॉर एनी गुड्स और सर्विस और एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन। Exemptions by way of a special order. Exemptions by way of a special order, not notification, may be granted under exceptional circumstances. गवर्नमेंट अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ जाए, नोटिफिकेशन देके भी कर सकता है। उसके लिए स्पेशल ऑर्डर, मतलब नोटिफिकेशन देने का जरूरत नहीं होता है, स्पेशल ऑर्डर से भी जीएसटी के बारे में बात कर सकता है कि किस में लगाना है और किस में नहीं। The registered person supplying the goods or service is not entitled to collect tax higher than the effective rate. जो रेट मार्केट में इफेक्टिव रखा गया है उससे ज्यादा रेट में कभी भी कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। where the supply enjoys an absolute exemption, ठीक है। अगर एग्जेम्पशंस है तो उस पर तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगा सकते, अगर एग्जेम्पशंस है तो उस पर टैक्स तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। अब एग्जेम्पशंस का क्लासिफिकेशन देखो, सप्लायर में भी एग्जेम्प्ट, supplier may be exempt. Exemptions to these persons making supplies, that is supplier, regardless of the nature of the outward supply. For example, service by charitable entities. एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये जीएसटी से बाहर है, ठीक है। Certain supplies may be exempt. Certain supplies due to their nature and type are exempt from GST. All supplies that are notified would be eligible, ठीक है। जो नोटिफाई करके रखा है वो एलिजिबल है। Here, irrespective who is the supplier, the exemption is allowed, not very much relevant. Service by way of sponsorship of sporting events. अगर आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर, स्पॉन्सरशिप करते हो, सर्विस बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस, ठीक है। इस तरह का चीजों को जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशंस, एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है? एग्जेम्पशंस विदाउट एनी कंडीशंस, बिना किसी कंडीशंस का एग्जेम्पशंस। जैसे कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन का सर्विस का काम होता है ना, जो कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं, ये एब्सोल्यूट एग्जेम्प्ट कैटेगरी में, ठीक है। तो ये जो भी सर्विस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता है, ये भी उनका सर्विस है, बट ये एब्सोल्यूट एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर आता है। कंडीशनल एग्जेम्पशंस भी होता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो
बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज या क्लिनिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग रूम अदर देन इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू को छोड़ के, क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू को छोड़ के, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट आईसीसीयू को छोड़ के, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू को छोड़ के, हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे। जिसका रूम सर्विस 5,000 से ज्यादा है वहां पर एग्जाम्पशन नहीं लगता, बट 5,000 के नीचे होगा तो एग्जाम्पशन लग जाएगा। ठीक है, बट कंडीशनल एग्जाम्पशंस। ठीक है, कुछ होटल का भी कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, एक सर्टेन रेंज तक होटल का सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है। अगर आप होटल चेन चलाते हो कि 1,000 के नीचे का जितना होटल रहेगा वो जीएसटी फ्री रहेगा, 1,000 के ऊपर जाएगा रूम का रेंट पर डे का तो जीएसटी आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ आपको आगे आगे मैं बताऊंगा, वो सब कंडीशनल एग्जाम्पशंस है। ठीक है, कंडीशनल और पार्शियल इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम ए अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई गुड्स मिलता है या सर्विस मिलता है, is exempt from payment of tax under reverse charge provided the aggregate value of such supplies received by a registered person from all or any of the supplier does not exceed 5,000 in a day। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी पर्टिकुलर डे में गुड्स या सर्विस रिसीव करता है और जिसका वैल्यू 5,000 से कम है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, ये सब क्या है, कंडीशनल है या फिर पार्शियल है। पार्शियल मतलब आंशिक, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है ना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग और केस में बताऊंगा आपको आगे आगे। मैं तो जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दे रहा हूँ एग्जेम्पशंस के बारे में। ठीक है, कि क्या चलता है, खेल क्या है, कहाँ कैसा क्या देखने को मिलता है। सर समझ में आ रहा है? थोड़ा हाँ ना से जवाब दीजिएगा, प्लीज टेल मी सर। हाँ सर। Exemption under one GST law and the effect on another GST law. Exemption under CGST Act. अगर कोई exempt है CGST में तो क्या वो SGST में भी exempt होगा? हाँ, डीम्ड। क्या UTGST में होगा? हाँ होगा। अगर IGST में exempt है, ठीक है, तो नो ऑटो एप्लीकेशन ऑफ एग्जेम्पशन अंडर CGST। IGST का एग्जेम्पशन CGST में लगेगा कि नहीं लगेगा ये कंडीशनल है, गवर्नमेंट के हाथ में, ऑटो एप्लीकेशन नहीं है। बात समझे? ठीक है, सीजीएसटी में एग्जेम्पशन से आईजीएसटी में एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, नॉट ऑटो एप्लीकेशंस। बट सीजीएसटी का एग्जेम्पशन एक्ट, सीजीएसटी एक्ट का एग्जेम्पशंस एसजीएसटी एज वेल एज यूटीजीएसटी में भी लगेगा, आईजीएसटी का एग्जेम्पशन आईजीएसटी में लगेगा, बट सीजीएसटी में लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, ऑटो एप्लीकेशन नहीं, मतलब ऑटो अपग्रेड नहीं हो जाएगा। ठीक है, जब रेल का टिकट काटे हो सर, हाँ ऐसा रेल का टिकट आईआरसीटीसी में टिकट काटोगे ना, ऐसे बोलते हैं ऑटो अपग्रेडेशन। मतलब अगर मानो कि 3 टियर में टिकट नहीं मिला तो क्या उसको अगर 2 टियर में आपको ऑटो अपग्रेड कर सकता है कि नहीं कर सकता, इस तरह का। ठीक है, तो ये ऑटो अपग्रेडेशन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशूड फॉर एग्जाम्पशंस 2017 में आया था। ठीक है, exempted supplies on around 149 items of goods in terms of section 11 subsection 1 of the CGST Act 2017। ऐसे ही आता है, like example electricity, salt, fresh fruits, plastic bangles, passenger baggage, etc. amended wide notification number इतना, central tax rate। ठीक है, इस तरह से नोटिफिकेशन देके गवर्नमेंट बताता है कि भाई ये सब चीजों पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इसका पूरा लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा। ठीक है, लिस्ट शेयर करूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए सुविधा रहेगी। ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी इफ सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, इन केस एग्जेम्प्ट सप्लाईज, अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज मतलब आपका गुड्स जीएसटी में नहीं आता, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल बी रिवर्स्ड, रिवर्स कर दिया जाएगा। जितना अमाउंट एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर बेस वैल्यूएशन रहेगा उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है सर कैलकुलेशन कैसे होगा? सर कैलकुलेशंस में मैं आपको डिटेल्स कैलकुलेशंस इलस्ट्रेशन से दिखाऊंगा, बट फॉर्मूला आता है इसका। आप फॉर्मूला एक बार अभी देख लो, आज मैं इंट्रो में आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि एक बंदा 10 चीजें बेचता है, 10 में से 3 चीज एग्जेम्प्टेड है, आउट ऑफ 10 प्रोडक्ट, मानो 3 प्रोडक्ट ऐसा है जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का है,
तो आप 10 में से 3 को अलग कैसे करोगे और उसका जो आईटीसी का हिसाब किताब है वो कैसे आपको मिलेगा? ऐसे तो जो एग्जेम्प्टेड है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा ना, तो उसको रिवर्स कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सब जानना पड़ेगा सर। ऐसे क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज का एक फॉर्मूला आता है, दैट इज A/T इंटू सी। अब क्वेश्चन है उठता है, सर ये A/T इंटू सी का यूज कैसे है? सर ये मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको सिखाऊंगा, आज बस मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ए का मतलब होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज, मतलब आप टोटल जो सप्लाई करते हो, अगर आप 10 लाख का सप्लायर हो या फिर आप 30 लाख का सप्लायर हो, ठीक है, 30 लाख में से कितना आपका एग्रीगेट एग्जाम सप्लाईज? ऑल सप्लाईज अदर देन टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड एंड टैक्सेबल को छोड़ के बाकी जो सप्लाई रहेगा उसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई बोलते हैं। टी का मतलब है टोटल टर्नओवर ऑफ द पर्सन इन द टैक्स पीरियड, और सी का मतलब होता है कॉमन क्रेडिट, ठीक है। तो A/T इंटू सी, ये फॉर्मूला यूज करके आप एग्जाम सप्लाईज का जो आईटीसी का वैल्यूएशन है उसको आप अलग कर सकते हैं। कॉमन क्रेडिट को आपको लेस करना पड़ता है। सो टोटल इनपुट टैक्स अगर किसी पीरियड में, बोलो सर। सर इस पे जो जीएसटी लगेगा नहीं तो रिफंड क्या मिलेगा? रिवर्स हो जाएगा, रिफंड नहीं, इसको रिफंड रिवर्स बोलते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, डोंट वरी सर, ठीक है। कि ये जो नॉर्मली जीएसटी तो इस पे लगेगा नहीं ना, जो एग्जेम्प्टेड है उस पे तो जीएसटी लगेगा नहीं, लेकिन टोटल टर्नओवर के बीच में आपको समझ में कैसे आएगा? हाँ बोलो सर। मतलब पूरा जीएसटी टर्नओवर पर दिया था। एक्चुअली टर्नओवर पे अंदर तो काउंट होता है ना, कि भाई इसने कितना टर्नओवर किया और उसके ऊपर बेस करके इसका कितना टोटल जीएसटी गवर्नमेंट के घर पे जाएगा। लेकिन उस टोटल गुड्स के अंदर, टोटल टर्नओवर के अंदर अगर उसका एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी है तो उसको अलग भी तो करना है, ठीक है। यस सर। तो उसलिए क्या करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब टोटल इनपुट टैक्स किसी पीरियड का रहेगा, ठीक है, टोटल आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना आपको मिलेगा ना, उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा टैक्स एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूसिवली फॉर द नॉन बिजनेस पर्पस, ठीक है, टैक्स एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज एंड इनएलिजिबल क्रेडिट एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जैसे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट, रेंट, कैब एटसेट्रा, ठीक है, जिसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, रेंट ऑफ कैब में, जिसका आपको आईटीसी नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे कुछ सप्लाईज होता है ना सर, चार्ज ऑफ जीएसटी में पड़े हैं, इसका आईटीसी यूज नहीं कर पाते आप, ठीक है, क्योंकि आप लो रेट चार्ज करते हो डिफरेंट काइंड ऑफ, है ना सर। तो वो सब आपको लेस करना पड़ता है और फिर जाके आपका क्रेडिट को यूज किया जाता है। डोंट वरी, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसका मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सर व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो मेन मेन चीजें हैं मैं थोड़ा उसको बता दूं। सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स, ऐसे जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कैलकुलेशंस का मैं डिटेल सेक्शंस वगैरह बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, फिर मैं कैलकुलेशंस करूंगा। आज जस्ट मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, थोड़ा सुन लो एग्जाम्पशंस क्या है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स a supply of goods or service or both which is not liable to tax under CGST Act or under the IGST Act. A transaction must be a supply as identified under GST law to qualify as a non-taxable supplies under the GST. Yes, इसमें कुछ important note है. Only those supplies that are excluded from the scope of taxation under GST are covered by this definition. जो GST स्कोप के बाहर रखा गया है, जैसे मैं आपको बोला ना, इंसान जो दारू पीते हैं, इंसान जो दारू पीते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्यों? इसको जीएसटी परव्यू से स्कोप से बाहर रखा गया है। आर्टिकल लिस्टेड इन सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 और इन शेड्यूल 3। इट मस्ट आल्सो बी नोटेड दैट फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी। ह्यूमन लिकर को तो बाहर रखा गया है, बट कुछ लिस्ट ऑफ गुड्स है जिसको जीएसटी के बाहर तो नहीं रखा गया, बट उसमें अभी भी जीएसटी नहीं आया, मतलब अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट वो जीएसटी के अंदर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। मेरे हिसाब से 2026 के आसपास आ जाएगा, 2026 के अंदर आ जाएगा सर। वो है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम लोग पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल मतलब एटीएफ जिससे एरोप्लेन वगैरह चलता है, ये जीएसटी परव्यू में है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये जीएसटी परव्यू में है सर, लेकिन अभी भी इसमें
जीएसटी रेट वगैरह अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। अगर आप बेसिक्स ऑफ जीएसटी का क्लास करोगे ना, उसमें मैंने इसका पूरा कहानी समझा के रखा। वो गवर्नमेंट को कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कंपेंसेशन सेस देना पड़ता है। मैंने ये स्टोरी सुना के रखा बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर। जो कोई भी बेसिक्स ऑफ जीएसटी अभी तक नहीं करे हो, प्लीज एक बार कर लो सर। उसमें आपको ना ये कहानी सुनने को मिल जाएगी कि क्या कहानी है उसके पीछे। कहानी मतलब वो भी कॉन्सेप्ट है सर। मैं हर चीज को कहानी बनाने का बोलने का मेरा एक आदत सा बन गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कंपेंसेशन सेस देने का जरूरत पड़ता है। हर एक स्टेट को नहीं, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे स्टेट है हमारे देश में, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि कर्नाटका, आजकल आंध्र प्रदेश भी, गुजरात। कुछ ऐसा ऐसा स्टेट है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा होता है। बट प्रॉब्लम यह है, इनके यहीं से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर दूसरे के स्टेट में जा रहा है। और क्योंकि करेंट जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब जहां जा रहा है उनको जीएसटी मिलेगा। तो फिर जिसके पास से जा रहे हैं उनका क्या, इनका क्या बाबा जी का ठुल्लो। हाँ, इतना मैन्युफैक्चरिंग करके गुजरात तुमको क्या मिला, तमिलनाडु तुमको क्या मिला, तो क्या बोलेगा बाबा जी का ठुल्लो। मेहनत ये करेगा, बाकी लोग कंज्यूम करेगा, टैक्स कंजम्पशन वाले को मिलेगा, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले को टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन सर भारत में ऐसा स्टेट कम है जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है, ऐसा स्टेट कम। तो ऐसा स्टेट जिनका लॉस हो जाता है टैक्स कलेक्शंस में, लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात टाइप ऑफ स्टेट्स, इनको गवर्नमेंट सेस देते हैं। और ये सेस गवर्नमेंट कहाँ से देता है? गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्स्ट्रा सेस गवर्नमेंट, ये सेस जो है ना, ये सब गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करता है ना, ये जैसे मानो पान पराग वगैरह में है ना, अरे पान पराग, पान मसाला वगैरह, सीन प्रोडक्ट्स, सिगरेट वगैरह, ये सब में जो एक्स्ट्रा सेस लगता है ना, सीन गुड्स में जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, जैसे पापी गुड्स है, पापी गुड्स में एक्स्ट्रा टैक्स लगा के उसके जो कलेक्शन होते हैं उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ये सब स्टेट गवर्नमेंट, इसको कंपेंसेशन सेस भी कहते हैं। अब जब तक ये कंपेंसेशन सेस वगैरह नहीं उठता है ना, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ना मुश्किल है जीएसटी को, पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाने का। क्यों? क्योंकि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी सब्सिडी देता है डिफरेंट कैटेगरीज में, और सब्सिडी देगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पागल हो जाएगा। और स्टेट तो अभी मानने को राजी नहीं है। स्टेट आर नॉट रेडी टू कनेक्ट जीएसटी विद द पेट्रोल, क्योंकि ऐसा करने से स्टेट को ही रेवेन्यू लॉस है, क्योंकि सेंट्रल का सब्सिडी नहीं मिलेगा। जो सेस मिल रहा है ना, सेंट्रल बोलेगा कि फिर मैं सेस देना बंद कर दूंगा। तो सेंट्रल अगर सेस देना बंद कर देगा, मतलब एक्स्ट्रा कंपेंसेशन सेस देना बंद कर देगा, तो फिर स्टेट का लॉस है। तो या तो पेट्रोल डीजल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का मौका जो स्टेट के हाथ पे अभी भी है ना, वैट लगाता है ना, वो वैट उठ जाएगा तो पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना सर? वो जीएसटी में आ जाएगा ना, काफी कंट्रोल हो जाएगा। आज अगर पेट्रोल का दाम 110 के आसपास का है, अगर इसमें जीएसटी होता तो ये 90 के आसपास होता, 95 के आसपास होता मोस्ट प्रॉब्लम। अब देखना पड़ेगा और कैलकुलेट करके, बट मैं जितना इसका एनालिसिस किया था, 10-15 रुपए इस पे कम होने का चांसेस था करंट रेट से। और वो बहुत होता है, पर लीटर में 10 टका कम मतलब बहुत होता है। तो पॉइंट इज दैट ये सभी चीजें कनेक्टेड चीजें हैं। आप अगर बिजनेस सिनारियो को समझोगे, देश का अर्थव्यवस्था, हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिकल कनेक्शन है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ना, तब जाके आप ये सब बात को जोड़ पाओगे। नहीं तो जीएसटी एक थ्योरी बन के रह जाएगा। मेरा आप लोगों से मतलब निवेदन है सर, ठीक है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जीएसटी को थ्योरी मत बनाओ दिमाग में। क्योंकि जीएसटी को थ्योरी सोचोगे, आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा। जीएसटी बड़ा ही रियल लाइफ बिजनेस कनेक्टेड टॉपिक है। अगर आप देश का जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक व्यवस्था है,
जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, रोज का जिंदगी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या पेट्रोल डीजल हमारे जिंदगी में रोज का हिस्सा नहीं है? रोज का हिस्सा है। अल्कोहलिक लिकर हम लोग हमारे समाज में काफी देखते हैं। ये सभी चीजें कनेक्टेड है। सीन प्रोडक्ट, सिगरेट, गुटखा, हम लोग देखते हैं हर जगह में। दुर्गा पूजा में अगर आप लोग कोलकाता में घूमने निकले हो तो आप लोग पान पराग, पान बाहर का ऐड तो जरूर देखे होंगे, मतलब ये विमल वगैरह का। अरे जुबा केसरी। रजनीगंधा। हाँ सर, रजनीगंधा। रजनीगंधा। रजनीगंधा देखा है ना सर? इसका इतना ऐड क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि इसका एडवर्टाइजमेंट इसलिए देना पड़ेगा, और ये लोग तो देगा ही, ठीक है, क्योंकि इसके पास पैसा है, बहुत पैसा है। और गवर्नमेंट भी इसको बैन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना अर्निंग कहाँ है। लोग पान पराग गुटखा खाएगा, वहां से एक्स्ट्रा सीन टैक्स चार्ज करेगा, एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करके जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को शांत करता है। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट तो बात बात में चालू हो जाएगा ना, जहां पर स्पेशली अलग पार्टी होता है, जहां पर नॉर्मली अलग पार्टी होता है। जैसे मानो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल टीएमसी बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के हाथ में, ठीक है। अब अगर मानो वेस्ट बंगाल के पास मुद्दा होता है, जब भी पॉलिटिकल इलेक्शंस वगैरह आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पार्टीज के पास एक पॉइंट आ जाता है कि सेंट्रल ने तेल का दाम मैनेज नहीं कर पा रहा। अरे भाई, लोगों को समझाओ क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा है। नहीं, सेंट्रल जानबूझ के दाम बढ़ा रहा है आप लोगों को, आम आदमी को प्रॉब्लम में डालने के लिए। पॉइंट तो ये नहीं है ना सर। पॉइंट है कि ये एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बीच में करप्शन है, बट करप्शन को साइड में रखते हैं थोड़ा सा। आज तक मैं वही तो बोलता हूँ कि आज तक एक पॉलिटिकल लीडर पब्लिक को समझाना नहीं चाहा, सब मैनिपुलेट करना चाहा। उस दिन भी भारत बदल जाएगा जिस दिन भारत में पॉलिटिकली पब्लिक को अवेयर करने का जिस दिन लीडर आएगा। वैसा लीडर हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ भड़काता है। समझ रहे हो ना सर? भड़काने वाला लीडर से बच के रहे हो सर। जो हकीकत समझाए आपको, ऐसा लीडर आएगा कभी। हाँ, जिस दिन आएगा आप समझ लेना भारत बुलंदी छुएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, जिस दिन ऐसा लीडर मिल जाए उस दिन आप समझ लेना कि अब वो दिन आ चुका है, अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। बट जब तक देश के अंदर भड़कावा लीडर और भड़कावा न्यूज चैनल जितना दिन तक दिखेगा, उतना दिन भारत का उन्नति देरी है। समझ रहे हो सर? मैं एकदम ग्रास रूट का बात कर रहा हूँ। अगर आप समझ सकते हो तो समझ जाओगे, ठीक है। देश का उन्नति ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है, आपका नेता और आपका न्यूज चैनल, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ऐसे कुछ न्यूज चैनल है ऐसा बात करता है, एक ये राखे, ऐसा ऐसा बोलता है ना, जैसे कितना एक ये रखता है। कुछ नहीं, सिर्फ अपना मैनिपुलेशन वाला बिजनेस चलाता है। हाँ, अपना एजेंडा चलाता है हर एक न्यूज चैनल, ठीक है। हाँ, एक ये राखे, एक ये थाके, हिंदी में भी कुछ आता है, ठीक है, मैं देखता हूँ, सब अपना अपना ढोल बजाता है। चलो कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। बस समझ में आना जरूरी है सर, मेरा और कोई इरादा नहीं है। एक प्रैक्टिकल लीगल पेपर है, आप लोग इसको थ्योरी का नाम देके मगअप करने का कोशिश करने जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे, ठीक है। इसीलिए बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको एक थ्योरेटिकल पेपर के नाम देके मगअप करने का कोशिश में जाओगे तो जोर का झटका धीरे से नहीं लगेगा, जोर से ही लगेगा, ठीक है। जोर का झटका धीरे से नहीं लगेगा सर, जोर से लगेगा। सर एक नेगेटिव लिस्ट होता है जीएसटी में, नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, items that are not covered under GST are called a negative list। इसका भी एक लिस्ट आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, ठीक है। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू, जैसे कुछ लिस्ट अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे कि एम्प्लॉयर जब एक एम्प्लॉय को सर्विस देता है, सॉरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है। जो कर्मचारी होता है ना, वही अपने बॉस को सर्विस देता है। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जीएसटी फ्री सर्विस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय अपना सर्विस देने के बाद
अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं कि मेरा चार्जेस, मेरा सैलरी है 30,000 प्लस 18% GST। ऐसा होता है क्या? हाँ सर, सुना है आज तक? 30,000 सैलरी प्लस 18% GST। अरे सुना है कभी ऐसा? ऐसा नहीं होता है। नो सर। प्रोफेशनल टैक्स होता है वो अलग चीज है, ठीक है। वो डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स या पी टैक्स या TDS काटता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट GST तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है वो नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। एम्प्लॉयर का हालत ना खराब हो जाएगा सर अगर इसमें GST आ जाए तो। बिजनेसमैन लोग क्या बोलेगा पता है? भाई आप लोग चला लो, हम जा रहे हैं। इससे अच्छा है किसी गांव में रहेंगे, एक छोटा सा घर बनाएंगे, ठीक है, अपने परिवार समेत खेती करेंगे और रहेंगे, बिजनेस नहीं करना है। अदानी भी बोलेगा, अंबानी भी बोलेगा, टाटा भी बोलेगा, बिरला भी बोलेगा, ठीक है। ओके। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी, ठीक है। तो बेसिकली बात ऐसा है कि आप लोग जानते हो डेथ के बाद और GST क्या। हाँ, जब डेथ हो गया, जो डेथ का सर्विस दे रहा है उसके बाद तो दूसरे लोक में क्या सर्विस मिलेगा पता नहीं। हाँ, दूसरा लोग है या नहीं उसका भी तो नॉलेज किसी को है नहीं। बस हम लोग सुन सुन के बड़े होते हैं। हर एक रिलीजियस बिलीव है कि यहाँ के बाद कोई और एक लोग है जहाँ पर हम जाते हैं। नॉट जस्ट इन हिंदुइज्म, इन इस्लाम, इन क्रिश्चियनिज्म। हाँ, इसके बाहर भी एक दूसरा दुनिया है। हाँ, मुझे भी लगता है, बट कैसा है किसी को नहीं पता, सिर्फ जो गया है उसको पता है। वहाँ क्या मिलता है, क्या दिखता है, कैसा जगह है, नो वन। ठीक है, इतना बड़ा गैलेक्सी है। हाँ सर, इतना बड़ा गैलेक्सी है। अब कौन सी गैलेक्सी के किस हिस्से में हम लोग जाके बसते हैं, नो वन नोज, है ना, किसी को नहीं पता। अच्छा, लैंड को बेच के GST नहीं आता, सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग्स पे GST नहीं आता, बुकिंग्स पे GST आता है। एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी को छोड़ के, बेटिंग एंड गैम्बलिंग को छोड़ के, ठीक है, लाइक इंश्योरेंस क्लेम, रेंट वगैरह, ये सब में GST नहीं है। रिसेंटली मैं सुना हूँ कि रेंट पे GST आने का चांसेस है, कॉमर्शियल रेंट। सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, कोर्ट जो हमें सर्विस देता है, कोर्ट हमें जो सर्विस देता है पब्लिक को, कोर्ट अपने काम के लिए जो सर्विस देता है उसमें GST नहीं है। फंक्शंस परफॉर्म बाय द MP एंड MLA, ये भी हमसे GST लेके काम नहीं करता। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन पर्सन्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। अगर हमारे संविधान के अनुसार कोई, अगर कोई ऑफिसर किसी रैंक में है, लाइक WBCS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IES ऑफिसर, IAS ऑफिसर, ठीक है, ये अपना काम सर्विस देने के लिए GST नहीं लेता। लेकिन सर ये लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो GST नहीं लेता है बट अपना सुविधा शुल्क लेता है। आई होप आप लोग जानते हो सुविधा शुल्क क्या है। हाँ, अरे घूस रे बाबा, घूस, ब्राइब, है ना, जो इलीगल है, जो पूरा पूरी इलीगल है। अब घूस का ही तो केस चल रहा है पश्चिम बंगाल में। जितना लोगों को ट्यूटरिंग का जॉब मिला था, मतलब स्कूल टीचर का जॉब मिला था, मैक्सिमम तो ब्राइब का निकल रहा है सर, इतना पैसा। हाँ, ये जो लोग अभी जेल में है, ईडी ने जिन लोगों को पकड़ा है, हाँ, अभी ही का तो केस चल रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर? इसको बोलते हैं सुविधा शुल्क हिंदी में। बंगाली में बोलते हैं शुल्क को, बोलते हैं शुल्को। शुल्को माने टैक्स, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट, नील रेटेड एंड जीरो रेटेड का एक फटाफट एक डिफरेंस देख लेते हैं। अगर सप्लाई का नाम है एग्जेम्प्ट सर्विस, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो सप्लाईज आर टैक्सेबल बट डू नॉट अट्रैक्ट GST and for which ITC cannot be claimed. फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट, कार्ड, ब्रेड एटसेट्रा। जीरो रेटेड जैसे कि एक्सपोर्ट सप्लाइड मेड टू SEZ और SEZ डेवलपर्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप कुछ सप्लाई करते हो, ठीक है, जीरो रेटेड होता है। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है सर? ये भी हमारे देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए। SEZ के अंदर, जैसे अदानी एंड SEZ, नाम सुना है सर आप लोगों ने? अदानी का एक कंपनी है, अदानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो पोर्ट भी बनाता है और साथ में SEZ भी है। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है? गुजरात में जा रहा हूँ सर,
ये देखो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इधर देखो ये पोर्ट के अंदर आपको भी एसीजेड देखने को मिलेगा, दिख रहा है, ये सब एसीजेड एरिया है। अदानी लिक्विड टर्मिनल, ऑयल फील्ड वेयरहाउस, ठीक है, वेस्ट गेट अदानी एसीजेड, ठीक है। सर ये वेस्ट गेट में क्या होता है सर, यहाँ पर अगर यहाँ पर ना एक्चुअली प्रोडक्ट का असेंबलिंग चलता है, जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है उसको यहाँ पर लाके उसका असेंबल करके फिर उसको आउटसाइड ऑफ द इंडिया में सप्लाई किया जाता है, जो बेसिकली मुंद्रा पोर्ट का एरिया है। अब क्वेश्चन इज दैट जो इस पोर्ट में सप्लाई करेगा, यहाँ पर जो भी कंपनीज अपना सेटअप बना के रखा है, ठीक है, जो भी कंपनी यहाँ पर सेटअप बना के रखा है, उनको जो कोई भी सप्लाई करेगा उनका जीरो रेटेड रहे, बात ऐसा है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा बात था, समझा दिया आप लोगों को। नील रेटेड क्या होता है? नील रेटेड इज सप्लाईज दैट हैव अ डिक्लेयर्ड रेट ऑफ 0%, जैसे कि सॉल्ट में 0 GST, ग्रेन्स में 0 GST, जैगरी में 0 GST एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसा बात है सर। नॉन जीएसटी जैसे कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, इस पे अभी भी जीएसटी नहीं आया। दिस सप्लाईज डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द जीएसटी लॉ, इसको अभी भी जीएसटी लॉ के अंदर ही लाया नहीं गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इंट्रो, आज का इंट्रो लेक्चर्स से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब यहाँ पर एक दिया गया है। हाँ बोलो सर, बोलो सर, बोलो। जीएसटी नहीं लगता, लेकिन और दूसरा टैक्स लगता है। समझा नहीं, और एक बार बताओ। लिमिटेड था ना, लिमिटेड टैक्स, उसमें जीएसटी नहीं लगता लेकिन दूसरा टैक्स लगता है, जैसे वैट ये सब लगता है। हाँ दूसरा टैक्स लग सकता है, जैसे मान की पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है लेकिन वैट तो लगता है। मतलब मिल्क पे भी ये जीएसटी नहीं लेकिन वैट लगता है। बेसिकली देखिए मिल्क पे भी ना कुछ अलग अलग और भी पैरामीटर है, जैसे ये देख फ्रेश मिल्क पे नॉर्मली जीएसटी नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी है अगर टेट्रा पैक वगैरह है तो उसमें जीएसटी आ चुका है, ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ जीएसटी उसमें भी है, लेकिन वो एक्सेप्शनल कंडीशंस में, ठीक है। सप्लाईज आर टैक्सेबल बट डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, जैसे टैक्सेबल लाइक उस पे एक्साइज आ सकता है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, मतलब उसमें जीएसटी तो नहीं लगी। बात यहाँ पर सिंपल है कि वो फ्रेश मिल्क है, फ्रेश फ्रूट्स है, कर्ड है, ब्रेड है, इस पे एग्जेम्प्टेड है, मतलब जीएसटी तो नहीं है इसमें। बाकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स बताऊंगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स काफी डिटेल्स है, वो सेक्शन वाइज भी डिटेल्स आएगा, तब आप लोगों को और क्लैरिटी होगी। ये ओवरव्यू था, एक आइडिया देना था आप लोगों को, तो आइडिया को क्लियर करने के लिए मैंने ये सब डिटेल्स अभी बताया। कुछ एफएक्यू दिया मैंने यहाँ पर, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बेसिक सवाल है बट बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। ये सब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स के साइट से ही लिया गया है, बड़ा ही पॉपुलर, इवन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, ये लोग भी यही सब क्वेश्चंस को यूज करता है। Who has the power to grant exemptions from payment of taxes? Only government has the power to grant the exemptions on the recommendation of the GST Council. The government by notification may grant exemption from tax. From which date does the exemption apply? Date of notification or date of publication of notification? Exemption notification will apply from the effective date as specified in the notification. Notification में बता देगा कि इस डेट से इफेक्टिव होगा। I am a trader dealing with only exempt supplies. अगर मानो कि आप एक ट्रेडर हो जो सिर्फ exempt supplies करते हो, सिर्फ exempt गुड का सप्लाई करते हो, इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर अंडर जीएसटी? अगर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो नॉर्मली 20 लाख से ज्यादा होने से आपको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन आप एग्जाम सप्लाईज का जीएसटी सप्लाई करते हो तो क्या आपको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा? नो सर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ ए पर्सन इज डीलिंग विद 100% एग्जाम सप्लाईज। अगर आपका पूरा का पूरा सप्लाई, आप जो चीज का बिजनेस करते हो, अगर वो 100% जीएसटी एग्जेम्प्टेड है आपका प्रोडक्ट, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सर? ये समझ में आ रहा है ना? ऐसा सर ये सब बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। What is the exemptions from GST registration? GST registration is mandatory for every person doing business in India. However, you don't have to register under GST जब आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो। When you are an agriculturist having turnover within the GST registration threshold limit, और आपको पता है लिमिट का क्या केस है, मैंने काफी बार बताया प्रीवियस लेक्चर्स में, making only meal related or exempt supplies of goods and services,
Making non-taxable, non-GST supplies of goods and services, doing activities that are neither supply of goods nor services, making only supplies covered under RCM. मतलब आप सिर्फ रिवर्स चार्ज में काम करते तो आपको रजिस्टर होने का जरूरत। Is the supply of exempt goods considered taxable or non-taxable? The supply of exempt goods is considered non-taxable. Hence, such supplies do not trigger registration, claim for ITC and other relevant provisions. ठीक है? Should I issue a tax invoice? क्या मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा अगर मैं एग्जिम प्रोडक्ट का सप्लाई करता और वो भी सिंगल कस्टमर, मेरा एक ही कस्टमर है? बिल ऑफ सप्लाई शुड बी इशूड। टैक्स इनवॉइस इशू ना कर सके हो बट कम से कम बिल ऑफ सप्लाई तो इशू करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर्ड डीलर सप्लाईज एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज, अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो तो आपको बिल ऑफ सप्लाई तो इशू करना ही पड़ेगा। When a registered taxpayer supplies handloom, they have to issue a bill of supply instead of tax invoice. क्योंकि आपका goods exempt. Whether petrol is exempt good or non-taxable goods. That petrol is a non-taxable goods, since it is excluded from the levy of tax for the time being. लेकिन पेट्रोल exempt नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? फिर एक ई-वे बिल का डिस्कशन मैं आगे करूंगा आपके साथ। ये जो हाईवे में गाड़ी चलता है ना, इनको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इसको चालान भी बोलते हैं, वे बिल मतलब चालान, ठीक है? इसका मैं एक पूरा डिटेल से डिस्कशंस करूंगा ई-वे बिल के ऊपर, बहुत वाइटल एक डिस्कशंस है। इसका एक पूरा साइट है, यहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ई-वे बिल देख सकते हैं सर। रास्ते में गाड़ी चलेगा ना तो इसका ई-वे बिल जनरेट होना जरूरी होता है, ठीक है? तो किसको ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी है, मैंडेटरी है, इसका पूरा डिटेल्स आपको इसके अंदर जानकारी मिलेगा। कहाँ चला गया? आप चाहो तो साइट में जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काम। जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनको ई-वे बिल के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप टैक्स फार्म ओपन करते हो, चार्टर्ड फार्म, कॉस्ट फार्म, सीएस फार्म, आपके पास जो ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस रहेगा ना तो आपके पास आएगा ई-वे बिल का काम करेगा, ठीक है? और ये ई-वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ई-वे बिल रहने से आप भारत के अंदर कहीं से भी आपका गाड़ी का मूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है इंडियन ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट्स में, ठीक है? तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर मेरा सप्लाई एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, अगर मेरा सप्लाई एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है तो क्या मुझे ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? ठीक है? नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ 138 सबसेक्शन 14 ऑफ CGST रूल्स, and e-way bill is not required to be generated when goods specified in notification number 2 subsection 2007/2017 इस एक्ट के अंदर। अच्छा, इसमें कुछ बता दिया, डी वाइल्ड केक, ये डी वाइल्ड केक जो होता है ना, ये बेसिकली इसको ना ये भी बोलते हैं सर, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, एक नाम है प्योर नॉर्मल हिंदी बंगाली में, इसको देखो आप लोग कैसे होते हैं डी वाइल्ड केक, उसको छोड़ के इसको क्या नाम है, इसको बंगाली में हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे देखने में होता है इसको, क्या बोलते हैं आप उसको, क्या बोलते हैं इसको? ये बेसिकली कैटल फीड्स वगैरह में यूज किया जाता है डी ऑयल्ड केक। यस सर, सही तेल से निकलता है, सरसों से निकलता है। हाँ, खोल, हम लोग इसको खोल बोलते हैं, ठीक है? तेल का खोल, ठीक है? सरसों से निकलता है, वेरी गुड सर, यही तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? सरसों से निकलता है डी ऑयल्ड केक, खोल बोलते हैं इसको, वेरी गुड। मुझे भी आपको बोलते बोलते याद आ गया, गाँव साइड में बड़ा पॉपुलर है ये सब चीज। तो ये इसको छोड़ के इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड Yes, sir. is being transported and basically goods specified in notification number exempt goods. Should I report exempt supplies separately in GST or one return? If yes, in which title and table? इसके बारे में आगे आगे चर्चा करूंगा। ऐसे तो हाँ, आपको एक अलग GST और 1 फाइल करना पड़ेगा। Taxpayer should report consolidated details of nil rated, exempted and non GST outward supplies in the tile HA, 8B, 8C, 8D nil rated supplies बोल के, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। जब आप लोग प्रैक्टिकली काम करोगे ना तो आपको ये सब बहुत इजीली याद आ जाएगा। Should I report exempt supply separately in GST 3B return? एक रिटर्न का चैप्टर आएगा ना तो वहां पर बात करेंगे, ठीक है?
Yes, taxpayer should report details in related and exempted outward supplies in section 3, tax on outward and reverse charge inward supplies, and the details of exempt nil and non GST inward supplies in section 5, exempt nil and non GST inward supplies. सारा details जमा करना पड़ता है. What is the tax treatment in the case when a supply becomes chargeable to tax when earlier was exempted? पहले exempt था but अब chargeable हो गया. In this case, the taxpayers will be entitled as follows. On inputs, can claim ITC paid related to such exempt supply of stock held जो पहले था, input, semi-finished or finished goods preceding the day when the supply becomes taxable. मतलब जिस दिन ये taxable हुआ उससे पहले अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो उसका बाद में आपको आईटीसी मिल जाएगा. ठीक है, इसका मैं ना जब आप लोगों को मैं आईटीसी कैलकुलेशन सिखाऊंगा तब ये सब के ऊपर ना बताऊंगा. ये से मुझे सीबीआईसी के साइट में मिला तो मैंने ये सब दे दिया. ठीक है, कि क्या मुझे इसका आईटीसी क्लेम हो सकता है कि पहले ही एग्जेम्प्टेड था अब इसका टैक्स रेट चार्ज हो गया है तो कितना मिलेगा. ठीक है, तो on the capital goods exclusive used for the exempt supply, the credit of capital goods shall however stand reduced by 5 percentage point for every quarter or part. ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब आईटीसी का डिस्कस करेंगे ना तब ये सब चीज तो आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं जब आईटीसी पढ़ाऊंगा तब मैं ये सब डिस्कस कर लूंगा. फिर भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, ये सब क्वेश्चन आंसर काम आता है, बहुत काम आता है. एग्जाम में भी ये सब सवाल पूछता है. ठीक है, लेकिन ये सब डिस्कस का टाइम मुझे अभी नहीं आया. ठीक है, क्योंकि जब तक मुझे आपको एग्जाम्पशन नहीं समझा देता, जब तक आईटीसी नहीं समझा देता तब आपको सारा चीज समझ में नहीं आएगा. तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ एग्जाम्पशन के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे. लिस्ट ऑफ सर्विस एग्जाम, लिस्ट ऑफ गुड्स एग्जाम, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ केस स्टडीज के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा तो आपका एग्जाम्पशंस के बारे में क्लैरिटी आएगा. बस एक रिक्वेस्ट है, जीएसटी को एक थ्योरी नहीं एक प्रैक्टिकल लीगल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करना, तो जाके जीएसटी हमेशा आपको याद रहेगा. और जैसे जैसे आप इसको मगअप करने का कोशिश करोगे वो आपको मगअप कर लेगा. मतलब जीएसटी आपको याद कर लेगा बट आप जीएसटी को याद नहीं कर पाओगे. ठीक है सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करेंगे. ठीक है सर, टाटा, गुड नाइट सर. सर हाँ ज्योति बोलो. ये मैच शेयर कर. ओके सर, कर देते हैं. बाय सर. एक बार हाँ व्हाट्सएप कर दो सर एक बार. हाँ बाय सर. ओके सर, टाटा. बाय सर, बाय. তবে বলছি শনিবার দিন যাবো না তো? नहीं শনিবার আছিস না, আমি তো এখনো ফিরতেই পারিনি. হ্যাঁ ওটার জন্যই তো জিজ্ঞেস করলাম যে শনিবার দিন যাবো না তো? আমি তো এখনো ফিরতেই পারিনি. ঠিক আছে স্যার বলে দেবেন. আচ্ছা ঠিক আছে, আসি তাহলে কন্ট্যাক্ট করে নিলে বুঝতে পারবে. এসে হ্যাঁ আসলে বুঝতে পারবো স্যার, আমাদের ঘর পাশে চেঞ্জ হয়ে যাবে. ঠিক আছে স্যার, বাই.